ये है दुनिया का सबसे बड़ा 3D मेटल प्रिंटर। ये रिलेटिविटी स्पेस द्वारा बनाया गया था, जो एक स्टार्टअप है जिसका लक्ष्य है फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन सहित पूरे रॉकेट को केवल 60 दिनों में प्रिंट करना। मैं एक 3D प्रिंटेड रॉकेट के अंदर देख रहा हूँ जो वास्तव में अंतरिक्ष में जाने वाला है। मेटल का ये विशाल हंक कमाल का है। वेल्डिंग में बहुत सारी यूवी निकल रही हैं। आप इसे फिल्मा सकते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली मत देखिएगा। आपको बहुत जल्दी सनबर्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप ज्वालामुखी में जाने के लिए सूट पहन रहे हो। ठीक है, तो हम एक 3D प्रिंटर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो इसका प्रयोग करिए, डायरेक्ट मत देखिए। मैं उसे वहां देख सकता हूँ। अगर हम चलते हुए जाएं तो इसके करीब पहुंच सकते हैं। तो वो वायर मेल्ट की टीम है और वो प्रिंट हेड घूम रहा है। तो ये प्लाज्मा डिस्चार्ज है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हर 2 मिलीसेकंड में अपना काम कर रहा है। ये असल में इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म को बदल रहा है। इस तरह ये इतनी अच्छी तरह से डिपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है। आपको इसका टेम्परेचर मालूम है? मतलब ये मेल्टिंग टेम्परेचर से बस थोड़ा ही ऊपर है। ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से बस थोड़ा सा ऊपर है, शायद कुछ 100 डिग्री ऊपर। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस रॉकेट की पूरी बॉडी एक साथ पिघल जाती है एक एक टुकड़े में। इस प्रिंट हुए पूरे रॉकेट के लिए जो कच्चा मेटल है वो बस ये है। ये एक हम इस बारे में मजाक करते हैं कि ये एक शेरलॉट वेब की तरह है मकड़ी के रेशम की तरह है, लेकिन ये एक एल्यूमिनियम का एलॉय है जो एक तार के स्पूल पर है। हम असल में लगभग 10 इंच प्रति सेकंड प्रिंट करते हैं। मतलब ये तार वास्तव में सुपर फास्ट जा रहा है और फिर लेजर और प्लाज्मा आर्क डिस्चार्ज का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ही समय में दोनों को एक साथ पिघलाने का काम कर रहा है। तो ये तार कहाँ से निकलता है? ये ठीक वहां, और फिर ठीक वायर की नोक के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क का डिस्चार्ज भी होता है। ये एक कैमरा है? हाँ, ये कैमरा है। लेकिन आप एक रॉकेट को 3D प्रिंट क्यों करना चाहेंगे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं? मुझे इस बात पर हंसी आती है कि एक तरफ 3D प्रिंटिंग के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको यकीन है कि ये भविष्य है, और दूसरी तरफ मुझे और मुझ जैसे कई लोगों का अनुभव 3D प्रिंटर को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। मुझे लगता है कि 3D प्रिंटिंग वो चीज है जिसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर जब भी मैं इसे आजमाता हूँ तो खुश होने वाला रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, मुझे पता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ साल में हमें बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जहाँ हमें अंत में बस एक मेटल का ढेर मिलता था जो किसी काम का नहीं था। लेकिन एक रॉकेट को 3D प्रिंट करने के असल में सॉलिड कारण हैं। एक रॉकेट में 4 मेजर सिस्टम होते हैं: पेलोड, गाइडेंस, स्ट्रक्चरल और प्रोपल्शन। रॉकेट का बड़ा हिस्सा प्रोपल्शन सिस्टम का बना होता है। इसमें प्रोपेलेंट टैंक और रॉकेट इंजन शामिल होते हैं। क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को एक इंजेक्टर के जरिए कंबंशन चेंबर में पंप किया जाता है, जहां वे रिएक्ट करते हैं और भारी मात्रा में हीट निकलती है। इससे एग्जॉस्ट गैसेस फैलने लग जाती हैं, जिस कारण रॉकेट नोजल तेज स्पीड पर एक्साइटेड हो जाता है। ये एग्जिट वेलोसिटी जितनी तेज होती है और मास फ्लो रेट जितना ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है। तो रॉकेट एक विशाल और जटिल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं जो अब तक अधिकतर पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले कि आप रॉकेट बना सकें, आपको रॉकेट बनाने की टूल्स बनाने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए नासा के अगले विशाल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS का निर्माण के लिए उन्हें पहले वर्टिकल असेंबली सेंटर या VSV बनाने की जरूरत पड़ी। ये एक 170 फीट ऊंचा टूल है जिससे रॉकेट के ईंधन टैंक के डोम्स, रिंग्स और बैरल सेक्शन को वेल्डिंग से जोड़ा जा सके। उन्होंने इसे एक एरोस्पेस की मशीन की तरह बनाया है, और पहले उन्हें इन सभी कस्टम की हुई टूलिंग डिजाइन बनानी पड़ी और ये सत्यापित करना पड़ा कि वास्तव में एक रॉकेट को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आखिरकार 11 साल के डेवलपमेंट के बाद वे एक रॉकेट को पेड़ पर असेंबल कर पाए। इसके विपरीत रिलेटिविटी स्पेस कंपनी सिर्फ 5.5 साल पुरानी है और वो इस साल अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का प्लान कर रही है। मैं इसे पुराने इंजीनियरिंग स्टाइल की तुलना में सिलिकॉन वैली स्टाइल के निर्माण की तरह देखता हूँ। आप पता लगाते हैं कि क्या गड़बड़ है और फिर गलतियां दूर करके दूसरी चीज बना लेते हैं, ठीक है ना? फर्क ये है कि मैंने ऐसा हमेशा सॉफ्टवेयर द्वारा किया है और ये लोग यही चीज एरोस्पेस हार्डवेयर से कर रहे हैं। ये वो असली रॉकेट टैंक स्ट्रक्चर है जिसको हम इस साल के अंत तक ऑर्बिट में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये वास्तविक चीज है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होगी। ये जाएगा अंतरिक्ष में? जी हाँ, ये अंतरिक्ष में जाएगा। और वास्तव में ये अब तक का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट जो उड़ने वाला है। मुझे लगता है कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। लेकिन ये फिर भी दिख जाता है कि ये 3D प्रिंटेड है, जैसे इसकी परतें देखो। हाँ, आप फिर भी परतें देख सकते हैं।
ये अपने खुरदरेपन के साथ 5 से 10% एक्स्ट्रा मास जोड़ देता है। जब आप इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन देखते हैं और इसके मशीनी भागों को देखते हैं तो ये नॉर्मल मेटल जैसा दिखाई देता है। जैसे कि इस एंड पर देखें तो ये भी प्रिंट किया हुआ है, हम इसे बाद में मशीन से करते हैं, इसलिए ज्वाइंट सेक्शन में ये नॉर्मल मेटल की तरह दिखता है। क्या सरफेस की रफनेस के कारण कोई एरोडायनामिक की प्रॉब्लम आती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में एरोडायनामिक्स के मामले में बिल्कुल वैसा ही है। ये पूरा हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट को सिमुलेट करते हैं, क्योंकि यदि सीधे प्रिंट कर लेंगे, मतलब आपको 3D फाइल पता है और आप बस प्रिंट का बटन दबा देंगे, तो आपका प्रिंटर मुड़ जाएगा और मटेरियल इसमें हर तरफ से गिरेगा। ये काम नहीं करने वाला। तो हमने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है जो प्रिंट करने से पहले पूरे हिस्से को रिवर्प वार्प कर देता है। तो रोबोट असल में जो अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी चीजें कर रहे हैं वो असल में एकदम सीधा है। उसकी पूरी लंबाई में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। मतलब जैसे जैसे ये ठंडा होता है, जैसे जैसे ये ठंडा होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज बदल कर एक, और फिर हम इस पूरे को सिमुलेट करते हैं। तो एक बड़ा सा कंप्यूटेशन सोल्वर होता है जो इसे सिमुलेट करता है। और ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं जिन्हें हमें वास्तव में सोल्व करना होता है ताकि ऐसा रॉकेट प्रिंट कर सके जो काम करता हो। पिछले कुछ वर्षों से हम इस तरह के छोटे पीसेस ही बना रहे थे, लेकिन अब हमें कुछ बड़ी सफलताएं मिलना शुरू हो गई है। इसलिए अब आप ये पूरा रॉकेट यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यदि चाहे तो आप इस पर पांव रखकर भी चढ़ सकते हैं। सचमुच? जी बिल्कुल। हेलो, मैं एक 3D प्रिंटेड रॉकेट के अंदर झांक रहा हूं जो वास्तव में अंतरिक्ष में जाने वाला है। हाँ। मेटल का ये विशाल हंक सच में कमाल का है। हाँ। इसके अंदर रिंग्स बनी हुई हैं। वे स्टिफनर में प्रिंट की गई हैं और इसीलिए वे रॉकेट को ढहने से या बिखरने से रोकते हैं। तो अगर आपके पास कोक का एक कैन है और आपने उसका ढक्कन निकाला नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाएंगे तो उसको दबाना असंभव है, क्योंकि अंदर प्रेशर है जो उसे पिचक जाने से रोकता है। लेकिन फिर आप अगर उसका ढक्कन निकाल देते हैं तो अंदर कोई प्रेशर नहीं बचता और आप इसे बिल्कुल आसानी से पिचका सकते हैं। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। और रॉकेट भी वैसे ही होते हैं। 50 psi का प्रेशर जो लगभग एक कार के टायर जितना होता है इसे फुला कर रखता है और इसे ढहने से बचाता है। लेकिन फिर स्टीफनर भी इसे कठोर बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, तो मानो या ना मानो, एक रॉकेट टैंक अपने डायमीटर के मामले में एक कोक कैन से भी पतला होता है। तो जब आप एक कोक कैन को देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी है और कितनी पतली है। एक रॉकेट टैंक वास्तव में इससे भी पतला होता है। तो हाँ, ये बहुत हल्का है और इसको हल्का होना भी चाहिए। एरोस्पेस कंपनीज ने छोटे और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने के लिए 1 दशक पहले मेटल 3D प्रिंटिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए इंजेक्टर। ये किसी भी रॉकेट इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां आपको बेसिकली एक लिक्विड प्रोपेलेंट लेना पड़ता है और इसे एक ऐसी बारीक धुंध में बदलना होता है जो बहुत जल्दी मिक्स हो जाए। और इसी प्रक्रिया से 3D प्रिंटिंग निकल कर आई है जो पूरी इंडस्ट्री ने अपना ली है। परंपरागत रूप से इस तरह की चीज, ये एक बकेट इंजन इंजेक्टर है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मेथेन प्रोपेलेंट को एक साथ मिलाता है और यही वो चीज है जिससे रॉकेट इंजन में पाई जाने वाली सारी आग और लपटें पैदा होती है। परंपरागत रूप से ये 1000 से अधिक अलग अलग पीसेस होते हैं और इनमें 9 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इस पूरी चीज को एक ही पीस में 3D प्रिंट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 सप्ताह लगते हैं और 10 गुना कम खर्चा होता है। 3D प्रिंटिंग के बड़े फायदों में से एक ये है कि इसमें पार्ट्स कम लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट कंबंशन चैम्बर अंदर से कितना भयानक गर्म हो जाता है? 3500 केल्विन तक। ये लगभग किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी है। तो फिर कंबंशन चैम्बर और रॉकेट की नोजल कैसे नहीं पिघलती? इसका उत्तर ये है कि उनके ऊपर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट छोड़कर उन्हें ठंडा किया जाता है। अगर हम स्पेस शटल के मेन इंजन की बात करें तो मुझे उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन इंजनों के अंदर लोहे को उबालने जितनी भयंकर गर्मी होती है। बाहर की तरफ कहूं तो आप इनके बाहरी हिस्सों में चीजों को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से लिक्विड हाइड्रोजन निकलती है। लेकिन उन्हें बनाने के लिए आपको मूल रूप से हजारों छोटे छोटे पाइप लेने पड़ते थे और फिर आप उन्हें कंबशन चैम्बर और नोजल के आकार में ढालते थे और फिर आप उन्हें एक साथ वेल्ड कर देते थे और ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता था। आपके पास लाइट से चलते हुए 1080 अलग अलग पाइप होंगे और स्पेस शटल इंजन के कंबशन चैम्बर और नोजल बनाने के लिए उन सभी को एक साथ वेल्ड करना होता था। तो एक्चुअली अब आप इन सभी को 3D प्रिंट कर सकते हैं। ये एक रॉकेट नोजल है जो 3D प्रिंट हो रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट के चैनल सिंगल पार्ट में ही प्रिंट हो रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी बाहरी सतह पर 1000 पाइप लगाए जाएं। इस तरह के छोटे पार्ट्स आमतौर पर मेटल पाउडर और लेजर का उपयोग करके 3D प्रिंट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे कूलिंग चैनल एक पीस के तौर पर ही बनाए जा रहे हैं। तो ये एक नोजल है। ये असल में बस पाउडर की एक ऐसी परत बिछा देता है जो इंसान के बाल की मोटाई से 20 गुना पतली होती है।
तो ये एक बहुत ही फाइन लेयर है जो लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिछती चली जाती है। ये 1 हफ्ते तक चलता है और ऐसे तैयार हो जाती है रॉकेट की नोजल, जो पूरी एक पीस में प्रिंट की गई है। ये पारंपरिक तरीके से बहुत सस्ता पड़ता है और इसमें एक साथ 4 लेजर चल रहे हैं। ये तो गजब है। मुझसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या 3D प्रिंटेड मटेरियल कम मजबूत होता है या आखिर ये काम कैसे कर सकता है। लेकिन असल में प्रिंटेड मटेरियल परंपरागत तरीके से बनाए हुए मटेरियल से ज्यादा मजबूत होता है। ये हमारी सोच के विपरीत है। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कस्टम एलॉय को इन हाउस ही डेवलप करते हैं, इसीलिए हमारे पास एक पूरी मटेरियल साइंस की टीम होती है जो 3D प्रिंटिंग के लिए हमारे खुद के एलॉय डेवलप करती है। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये पिघलने के बाद बहुत जल्दी ठंडा होकर जम जाता है। इससे आप फिजिक्स के उस सिद्धांत का फायदा उठाकर बहुत मजबूत एलॉय तैयार कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का एक दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप बार बार बदल कर देख सकते हैं। आप फटाफट एक पार्ट बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और उसकी डिजाइन जल्दी से बदल कर फिर से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इस इंजन का एक वर्जन है जो अब 3 साल पुराना हो चुका है। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप आज के इंजन के डिजाइन को देखते हैं तो ये उससे पूरी तरह अलग दिखता है। इसलिए हम जितने भी वर्जन बनाते हैं हम उसमें तुरंत बदलाव कर सकते हैं। तो ये दूसरा है। और बात यह है कि जब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर संचालित मैन्युफैक्चरिंग, तो वो वास्तव में यही है। क्योंकि आपके पास फिक्स टूलिंग नहीं होती है तो सभी पार्ट्स की ज्यामिति को केवल कैड मॉडल से कंट्रोल किया जाता है और फिर प्रिंटर सीधे फाइल से प्रिंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में डिजाइन को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। इसलिए एक पूरे इंजन को बनाने के लिए हमें केवल 1 महीने का वक्त लगता है, ताकि फिर 1 महीने बाद आप इसका एक बेहतर वर्जन बना सकें और 1 महीने बाद उससे भी बेहतर वर्जन। तो मेरा मानना है कि ये पर्टिकुलर रॉकेट हकीकत में एक ऐसा फ्लाइट इंजन होगा जो सही में हमारे पहले रॉकेट के साथ ऑर्बिट में लॉन्च होने जा रहा है। तो ये ट्यूबिंग 3D प्रिंटेड नहीं है ना? आज तो नहीं। ठीक है। भविष्य के वर्जनों में हम उसे वास्तव में प्रिंटेड हाउसिंग्स में इंटीग्रेट करने वाले हैं और हम ऐसा तरीका ढूंढ निकालेंगे जिससे ये सभी प्रिंट हो सके। शायद 3D प्रिंटिंग करने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि एक रॉकेट अभी जैसा दिखता है उसे पूरी तरह अलग दिखाई देगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए इंजीनियर्स ऐसे पार्ट्स बना सकते हैं जिनको पारंपरिक तरीकों द्वारा बनाना इम्प्रैक्टिकल या असंभव था। स्मूथ कर्व वाले बायो इंस्पायर्ड डिजाइन को प्रिंट करना बिल्कुल इतना आसान है जितना सामान्य स्ट्रक्चर्स को। ये असल में हमारे अगले रॉकेट टेरान आर का हिस्सा है, इसीलिए ये और भी बड़ा है। ये एक टैंक के बेस की तरह है। हाँ, ये बाहर निकलने वाला है। इसकी प्रिंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ये यहाँ से बाहर जाने वाला है। इसका डायमीटर 16 फुट का है, लेकिन ये लगभग एक शेल की तरह है। मैं ये कहने ही वाला था कि अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम द लिटिल मर्मेड जैसी किसी फिल्म में हैं। हाँ, ये सिर्फ कड़क करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बायो इंस्पायर्ड बनाने का पहले से प्लान कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ही असल में ऑप्टिकल स्ट्रक्चर है। हम असल में रॉकेट्स में ऐसे कई फीचर्स को डिजाइन कर रहे हैं जो अब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकते थे जब तक कि इसे 3D प्रिंट न किया जाए। और यही एक कारण है कि इस चीज को कारगर करने के लिए हमें एक पूरी कंपनी खड़ी करनी पड़ी। हमारा रॉकेट 3D प्रिंट होने के कारण पारंपरिक रॉकेट से एकदम अलग दिखता है। मैं अपने दिमाग में इसे एक गैस इंटरनल कंबशन इंजन की तरह देखता हूं बजाय के इलेक्ट्रिक के। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लोग दशकों से मौजूदा प्रोडक्ट्स में बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर कोई जानता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही भविष्य है। लेकिन निसान और फोर्ड के पास वास्तव में लंबे समय तक कोई ठोस प्रोडक्ट्स नहीं थे। फिर एक दिन टेस्ला नामक कंपनी ने आकर पूरा खेल पलट दिया। उसको पता था कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर जाना है तो बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैक्ट्री, प्रोडक्ट्स की डिजाइन इत्यादि सब कुछ बदलना होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद कंपनी को स्केल करने का तरीका, सप्लाई चेन वगैरह सब कुछ अलग होगा। मेरा मतलब है ये कुछ मायनों में इलेक्ट्रिक कारों का डर्टी सीक्रेट है कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स को ऑटोमेट किया गया था, क्योंकि उनमें पार्ट्स की संख्या बहुत कम होती थी। तो एक पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट में 100 गुना कम पार्ट्स लगते हैं और इसी दिशा में हम तरक्की कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री में कोई भी टूलिंग बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, जबकि एरोस्पेस में बाकी जगहों पर यही चल रहा है। 60 साल पहले अपोलो रॉकेट को बनाने में लाखों करोड़ों अलग अलग पार्ट्स को एक एक कर हाथों से बनाया गया था और अभी तक किसी ने उस तरीके को बदलने की कोशिश भी नहीं की और एरोस्पेस फैक्ट्रियां ऐसे ही काम करती चली आ रही है। हाँ, ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड नया रॉकेट है। तो इसमें ड्रैगन फ्लाई विंग टाइप स्ट्रक्चर होंगे और इसे हम इसी तरह बना रहे हैं। लेकिन ये पहला है और फिर बड़े पैमाने के लिए एक वो है। तो हाँ, ये निश्चित रूप से बड़ा है। तो हाँ, हमारे रॉकेट का नाम टेरान 1 और टेरान आर है और फिर हमारे 3D प्रिंटर का नाम स्टारगेट है। तो यहाँ रिलेटिविटी में सभी चीजों का नाम स्टार क्राफ्ट के नाम पर रखा गया है। हाँ, ऑफ कोर्स स्टारगेट प्रिंटर प्रोटोस के पास था जो अंतरिक्ष यान को वार्प करने के लिए उपयोग किया गया था।
और इसीलिए रिलेटिविटी में भी स्पेस शिप्स की वार्पिंग इसी तरह की होती है। हमारे पास एवियोनिक्स में एक सिस्टम है जिसे पाइलोन कहते हैं और जिसे बहुत सारा बनाना पड़ता है। तो हम हमेशा ऐसा मजाक करते रहते हैं कि हमें अतिरिक्त पाइलोन बनाने पड़े। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि परंपरागत रूप से रॉकेट्स कैसे बनाए जाते हैं, और मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग ये मान लेते हैं क्योंकि ये रॉकेट जैसी चीज है तो इसे ऐसे ही एडवांस तरीके से बहुत से रोबोट्स की मदद से बनाया जाता होगा। और आप तो जानते हैं कि एलोन के पास स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों ही है, इसीलिए स्पेस एक्स इन सभी रोबोटों और ऑटोमेशन के चलते टेस्ला की तरह ही दिखता है ना। लेकिन असल में ये सच नहीं है। मेरा मतलब है एरोस्पेस ने ऑटोमेशन को बिल्कुल भी नहीं अपनाया है। एक समस्या तो ये है कि आप बहुत सारे रॉकेट्स नहीं बना रहे हैं। सही तो है। ये सीखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि ढेरों रॉकेट्स को बनाने के लिए जैसे एक दिन में 100 किसी कारखाने को कैसे तैयार किया बिल्कुल। जाए, जैसे आप कारों के लिए करते हैं। एग्जैक्टली आप बहुत सारे नहीं बना रहे हैं। इवन कमर्शियल विमान भी आप लगभग उतने नहीं बना रहे हैं, जबकि उसके बहुत बड़े ऑर्डर होते हैं, पार्ट्स भी ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी। एक कमर्शियल विमान में कई मिलियन इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, तो एक रोबोट के लिए कई मिलियन पार्ट्स को असेंबल करना बहुत अलग बात है एक ऑटोमेशन की तुलना में जिसमें कुछ 10,000 पार्ट्स होते हैं। ये ज्यादा कठिन समस्या है और यहीं पर 3D प्रिंटिंग एरोस्पेस के लिए ऑटोमेशन बन जाता है, क्योंकि आप उन सभी पार्ट्स को रोबोट से असेंबल नहीं कर रहे हैं जैसा आप एक कार के लिए करते हैं। आप उन्हें 3D फाइल में असेंबल कर रहे हैं और फिर प्रिंटर उन्हें असेंबल स्थिति में ही प्रिंट कर देता है। रिलेटिविटी स्पेस का प्लान लो अर्थ ऑर्बिट तक का ही है या इससे आगे का भी है? तो टेरान 1 के लिए ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट का है। ये पहला रॉकेट होगा। टेरान आर असल में मंगल तक और चंद्रमा तक पेलोड भेज सकता है। मेरा मतलब है ये बहुत बहुत बड़ा है। मैंने इस कंपनी की स्थापना इसलिए की क्योंकि मेरा सोचना था कि दर्जनों सैकड़ों कंपनियों को मार्स तक पहुंचने में सफलता मिलनी चाहिए। तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम इस पर 3D प्रिंटिंग तकनीक को ले, जिसे हम भविष्य की फैक्ट्री कहते हैं, और एक दिन इसे छोटा करके पैक करके मार्स पर भेज दे, जहां पर एक इंडस्ट्रियल बेस बना दिया जाए। तो ये कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें मंगल पर इंडस्ट्रियल बेस बनाना है। कई मायनों में ये फैक्ट्री महज एक प्रोटोटाइप है। ये अभी भी एक ट्रेडिशनल कारखाने से बहुत छोटी है। ये बहुत लाइट है और मुझे लगता है कि किसी न किसी को तो ये बनाना ही था। मुझे नहीं पता कि 10-20 सालों में आप हर रॉकेट्स को 3D प्रिंट कर रहे होंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे रॉकेट उड़ा रहे हैं तो इसके लिए एक समर्पित मशीन रखना सस्ता पड़ जाता है। मुझे लगता है कि एक कंपनी की हैसियत से ये लोग बहुत अच्छी तरह स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि अगर टेरान मार्केट में ज्यादा न भी बिके और इसे लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पर कोई इस्तेमाल न भी करना चाहे, तो भी ये बात साफ है कि ये लोग 3D प्रिंटिंग रॉकेट हार्डवेयर के मामले में दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये सब कुछ कर चुके हैं ना। इन्होंने 3D प्रिंटिंगों को उन जगहों पर अप्लाई किया जहां बहुत लोगों ने इसे खारिज कर दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी के रूप में अब सुरक्षित है। क्या हम रॉकेट्स को लगातार 3D प्रिंट होते हुए देखेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। आजकल अरबपतियों की अंतरिक्ष में जाने को लेकर काफी चर्चा है। हाँ, क्या एक 3D प्रिंटेड रॉकेट मुझ जैसों के लिए अंतरिक्ष में जाना मुमकिन और सस्ता बना देगा? बिल्कुल हाँ, मुझे ये यकीन है कि हम इसकी लागत कम कर रहे हैं। तो अब हमारे रॉकेट लगभग 5 गुना कम कीमत में बन रहे हैं और हम फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट बना रहे हैं और हम इन्हें 10 गुना या 100 गुना तक सस्ता कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से लागत के करों पर नीचे आ सकता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कि मार्स पर जाने का मतलब और जो सबसे पहले लोग वहां जा रहे हैं, ये असल में हमारा इंसान होना सार्थक बनाता है। जैसा कि मैं सोचता हूं कि मार्स पर क्यों जाना चाहिए। अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं और करोड़ों लोग दूसरे ग्रह पर रह रहे होते, तो मुझे लगता है कि ये इंसानी अनुभव की संभावनाओं का विस्तार करेगा और ये बताएगा कि एक इंसान होने का क्या मतलब है। जैसे कि तब मार्स पर बहुत सारे YouTube चैनल होंगे जो ये बताएंगे कि मार्स पर रहना धरती पर रहने से कैसे अलग है, और एमिली जैसी बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंसेस की लव स्टोरीज होंगी। तो मुझे लगता है कि मानव संस्कृति और समाज में बहुत सारी रिचनेस हो सकती है। हाँ, और मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले अरबपतियों की काफी आलोचना हो रही है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सभी प्रोजेक्ट्स को वास्तव में कुछ ऐसे विजन के साथ चलाना होगा जो सार्थक हो। मुझे लगता है कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पर जाना वास्तव में इस बारे में है कि हम पृथ्वी पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और इस सब से हमें क्या मिल रहा है, हम सुधार क्यों करना चाहते हैं और पृथ्वी को बेहतर बनाकर समाज को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक जिंदगी के मायने वाली बात है और ये कि इंसान होने का क्या मतलब है।